दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के तीसरे अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। दोस्तों यह अध्याय हमारी मदद करता है दुनिया में अमेरिकी ताकत के वर्चस्व को समझने में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। दोस्तों, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय की शुरुआत 3 अलग अलग स्थानों पर रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की कहानियों से आरंभ होती है और इन तीनों ही लोगों की अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले हम उन कहानियों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे जिनसे इस अध्याय की शुरुआत होती है। इनमें पहली कहानी आयशा की है। आयशा बगदाद में रहने वाली एक होनहार विद्यार्थी है और वह डॉक्टर बनने का सपना सजाए हुए है। लेकिन दिक्कत यह है कि सन 2003 में उसके देश के ऊपर एक मिसाइल गिरने की वजह से उसकी एक टांग चली गई थी। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा बड़ी दृढ़ है और वह डॉक्टर बनना चाहती है। दूसरी कहानी जाबू नाम के एक लड़के की है जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहता है। वह यह चाहता है कि कला के क्षेत्र में वह अध्ययन करे और आगे चलकर अपना एक कला स्टूडियो खोले, जबकि उसके पिताजी यह चाहते हैं कि वह एमबीए की पढ़ाई करे और अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाले। और तीसरी कहानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहने वाले आंद्रेई की है। आंद्रेई का परिवार रूस से आकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बसा था। उसकी माँ जब भी उसे चर्च ले जाती है तो वह नीली रंग की जीन्स पहनकर चर्च जाना अच्छा समझता है क्योंकि उसको इससे आज़ादी का अनुभव होता है, जबकि उसकी माँ चाहती है कि वह अपने पारंपरिक कपड़ों को पहनकर चर्च में उनके साथ जाए। दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ दुनिया के 3 अलग अलग स्थानों पर रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की इच्छाओं की कहानियाँ हैं, परंतु अलग अलग होने के बावजूद भी इन तीनों लोगों की कहानियों में एक समानता यह है कि ये तीनों ही लोग अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। तो दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व क्या है, किन रूपों में हम देख सकते हैं इसको, इन तमाम बातों का अध्ययन करने से पहले यह जरूरी होगा हमारे लिए जानना कि आखिर वर्चस्व कहा किसे जाता है। दोस्तों, वर्चस्व से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें कोई देश, कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्था घटने वाली घटनाओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार अंजाम देने में सफल होती है। अर्थात कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई देश जब किसी घटना को अपनी इच्छा के मुताबिक रूप दे सके, अगर कोई व्यक्ति, संस्था अथवा देश ऐसी स्थिति में है तो इस स्थिति को वर्चस्व कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हेजेमनी कहा जाता है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में इसका हिंदी में जो शब्द लिखा गया है वो हेगेमनी लिखा गया है, लेकिन वह हेगेमनी नहीं है बल्कि उसको हेजेमनी पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब आप वर्चस्व शब्द को पढ़ें तो आप इसको इंग्लिश में हेजेमनी कहें, न कि हेगेमनी। दोस्तों, वैसे तो हम वर्चस्व को छोटे से लेकर बड़े अनेक रूपों में देख सकते हैं, परंतु प्रस्तुत अध्याय में अमेरिकी वर्चस्व को 3 अर्थों में समझाने का प्रयास किया गया है। पहला, अभेद्य सैनिक ताकत के रूप में, दूसरा सांस्कृतिक अर्थों में और तीसरा आर्थिक शक्ति के रूप में या ढांचागत स्वरूप में। इन तीनों ही रूपों में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर दुनिया को अमेरिकी वर्चस्व का जो अनुभव है वो कब हुआ। हम जानते हैं कि 1991 में एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का पतन हो गया था और अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची थी, जिसके कारण दुनिया अमेरिकी वर्चस्व के साए में चली गई थी। लेकिन वास्तव में अमेरिकी वर्चस्व की जड़ें बहुत पीछे तक जाती हैं। इसकी शुरुआत 1945 में तब से मानी जा सकती है जब अमेरिका ने जापान को दूसरे विश्व युद्ध में
हथियार डालने के लिए उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम को गिराया था। लेकिन 1990 में जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, तो उसके कारण दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व खुलकर सामने आ गया था। तो चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था और कैसे इसने दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को खुलकर सामने रख दिया था। दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध पहली ऐसी घटना थी जिसने दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व का एहसास लोगों को दिलाया था। हुआ यूं था कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था, और क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1945 ईस्वी में यूएनओ का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि दुनिया में किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तो यूएनओ ने अपने तमाम प्रयास किए इराक को समझाने में, लेकिन जब इराक को समझाने बुझाने की सारी कोशिशें असफल हो गई तो खुद यूएनओ ने ही इराक को समझाने के लिए, इराक को रोकने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यूएनओ द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के खिलाफ बल प्रयोग करने की अनुमति देना भी अपने आप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूएनओ वही संस्था थी जिसने शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार का कदम उठाने के संबंध में चुप्पी साधी हुई थी। दोस्तों, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और उन्होंने इस व्यवस्था को, जबकि यूएनओ के द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के खिलाफ बल प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की, तो उन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था के नाम से पुकारा था। उनका तात्पर्य संभवतः यह था कि यह दुनिया में अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को स्पष्ट करने वाला युद्ध होगा। तो दोस्तों, इस संबंध में यूएनओ के द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए और इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आरंभ किया गया। दोस्तों, कहने को तो इसमें 34 देशों की सैनिक शामिल थे और उन सैनिकों की संख्या 6,60,000 थी, परंतु मुख्य रूप से यह यूएनओ का अभियान ना होकर अमेरिका का अभियान था, जिसमें इराक को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। और इसी युद्ध ने दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को स्पष्ट तौर पर सामने लाकर खड़ा कर दिया था। 34 देशों की इस सम्मिलित सेना का नेतृत्व करने का जो जिम्मा था वह एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉप को सौंपा गया था। वैसे तो कहने को इसमें 34 देशों के 6,60,000 सैनिक शामिल थे, परंतु दोस्तों इस युद्ध में 75% सैनिक अमेरिका के शामिल थे। दोस्तों, यहां मैं आपको इसलिए स्पष्ट करना चाहूंगा कि अमेरिका जो महाद्वीप है वह दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जब हम यूएसए यानी कि अमेरिकी महाशक्ति की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य उत्तर अमेरिका से होता है, दक्षिण अमेरिका से नहीं। तो इसीलिए इस अध्याय में जहां कहीं भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम दरअसल उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, न कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इस युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति थे वे सद्दाम हुसैन थे और उनका यह दावा था कि कुवैत के ऊपर और कुवैत के खिलाफ इराक द्वारा किया गया कब्जा 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व वाले इस युद्ध में बहुत जल्दी ही इराक को पराजित कर दिया गया और उसके पैर बहुत आसानी से उखड़ गए इस युद्ध के दौरान। तो आंशिक तौर पर यूएनओ की सेना और स्पष्ट तौर पर अमेरिका की सेना के सामने इराकी सेना बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और बहुत जल्दी ही इराकी सेना को पराजित करके कुवैत को आजाद करा दिया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध की समाप्ति ने दुनिया के सामने अमेरिकी वर्चस्व को खुलकर सामने रख दिया था। प्रथम खाड़ी युद्ध अनेक मायनों में अमेरिकी वर्चस्व की कहानी को बयान करता है। दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध ने दुनिया को यह समझा दिया था कि सैनिक विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वह अपने घर में बैठे बैठे ही दुनिया के किसी भी हिस्से में बिना चूकने वाले अपने वारों से किसी भी देश को अपना निशाना बना सकता है। और इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए कुछ लोगों ने इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी थी। प्रथम खाड़ी युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जिसको मीडिया ने व्यापक कवरेज दी थी
और लोग जिस स्थान पर भी चाहे वो इसका आनंद ले सकते थे, देख सकते थे आनंद के रूप में कि किस तरह अमेरिकी सेना के द्वारा या कहे कि यूएनओ की सांकेतिक सेना के द्वारा सद्दाम हुसैन और उसकी इराकी सेना को किस तरह से प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अपना निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के द्वारा इराकी सेना को धराशायी किया जा रहा है। जितनी व्यापक कवरेज इस युद्ध को दी गई थी उतनी व्यापक कवरेज हमें प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध या यहाँ तक कि हिटलर की तानाशाही के दौरान भी देखने को नहीं मिलती। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसको वीडियो गेम वॉर के रूप में दुनिया के सामने रखा गया और व्यापक कवरेज के द्वारा पूरी दुनिया के सामने इसको रखा गया। मीडिया द्वारा इस युद्ध को व्यापक कवरेज देने का परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया अमेरिकी वर्चस्व से अपरिचित हो गई, जान गई कि इस समय अमेरिका दुनिया की ऐसी ताकत है कि वह सैनिक ताकत के मामले में अन्य किसी भी ताकत से बहुत आगे निकल चुकी है। इस युद्ध का अमेरिका को एक अन्य फायदा यह भी हुआ दोस्तों कि आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका ने बहुत ज्यादा लाभ अर्जित किया। कहा जाता है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जितना पैसा खर्च किया था उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से अर्जित हुआ। क्यों? क्योंकि इन सभी देशों के हित कुवैत में समान रूप से जुड़े हुए थे और यदि इराक का कब्जा कुवैत पर हो जाता तो संभवतः तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन जो कुवैत में भरे हुए हैं उनसे ये सारे देश वंचित हो जाते। इसीलिए अमेरिका को इस युद्ध को जीतने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ा उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब की सरकारों से मिला और इस पैसे को इसी रूप में दिया गया था कि प्राकृतिक तेल जैसे खनिज संसाधनों के ऊपर इन देशों का वर्चस्व बरकरार रहे। तो दोस्तों, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में यह था हमारी वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें हमने प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में अमेरिकी ताकत का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।